क्या लगता है दिल्ली की जनता को, अगर ये चीजें ऐसी ही बनी रहीं, कोई नया चेहरा देना पड़ेगा, नई कमान देनी पड़ेगी? क्यों देनी पड़ेगी? 3 बार प्रचंड बहुमत से एक व्यक्ति को, अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली की सियासत इस समय किस स्थिति में है? क्या संकट की स्थिति लगती है आपको? हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाल दिया इन्होंने, कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जब उस दिन मैं जेल से छूटने के बाद मिलने गया तो मैंने सुनीता भाभी की आंखों में पहली बार आंसू देखे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। देश में लोकसभा चुनावों की बयार चल रही है, हर तरफ चुनावी रैलियां हो रही हैं। इसी बीच दिल्ली की सियासत अलग तरीके से गर्म है और इसकी धुरी में है आम आदमी पार्टी। जी हां, आम आदमी पार्टी जो कई तरह के आरोपों में घिरी हुई है और कई नेता इसके जेल में हैं। लेकिन जेल में 6 महीने बिताने के बाद जमानत पर रिहा होकर बाहर आए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह हमारे साथ हैं। उससे बात करेंगे और समझेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनावों में और दिल्ली की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, आगे की रणनीति क्या है, तमाम चीजों पे बात करेंगे। संजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। संजय सिंह जी, चूंकि किसी से छुपा नहीं है, पूरे देश और दुनिया में इस तरह की बातें चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए आई थी, राजनीति क्षेत्र में आई थी, दिल्ली सरकार चला रही है और तरह तरह के आरोप इस पर लगे हैं। नेता जेल में हैं, आज जेल से बाहर आए हैं। क्या स्थिति समझ में आ रही है? किस पृष्ठभूमि में राजनीति जा रही है? क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं समझता हूं कि यही आपके दर्शकों को भी समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है तथाकथित मनगढ़ंत बेबुनियाद शराब घोटाला, दूसरी तरफ है मनी ट्रेल से साबित शराब घोटाला। तथाकथित मनगढ़ंत बेबुनियाद शराब घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए मनी ट्रेल सहित सबूतों सहित सबके सामने उपलब्ध जानकारी का शराब घोटाला। भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद रेड्डी नाम के शराब कारोबारी से ली, जिसको खुद ईडी ने किंगपिन बताया। न संजय सिंह ने बताया, न आम आदमी पार्टी ने बताया, बल्कि किसने बताया? ईडी ने बताया, भाजपा ने बताया और उसी से 55 करोड़ रुपए लिए। ये पूरा केस क्या है, ये आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। 162 गवाह ईडी के हैं, 294 गवाह सीबीआई के हैं, 456 गवाहों में मात्र 4 लोगों की गवाही अरविंद केजरीवाल की है के खिलाफ है। अब ये 4 गवाहों की जो गवाही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये आपके दर्शकों को और देश को जानना जरूरी है कि कितनी गहरी साजिश करके केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। एक शख्स है मंगुंटा रेड्डी जी, जो प्रधानमंत्री जी के साथ जिनकी तस्वीरें हैं, ये सांसद है। इनका एक बेटा है राघव रेड्डी और ये मंगुंटा रेड्डी ये प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है। इस समय 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। मंगुंटा रेड्डी के घर पे 16 सितंबर 2022 को छापा पड़ता है और 16 सितंबर 2022 के छापे के बाद 10 फरवरी को फिर ईडी पहुंचती है और इनके बेटे राघव रेड्डी को गिरफ्तार कर लेती है। 5 महीने राघव रेड्डी जेल में रहता है और उसको 16 जुलाई को वो एक स्टेटमेंट देता है और उसके बाद 18 जुलाई को उसकी जमानत हो जाती है। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि बाप बेटे ने मिलकर 10 स्टेटमेंट दिए, 10 बयान दिए हमारे खिलाफ। केजरीवाल जी के खिलाफ उनसे जितनी पूछताछ हुई उसमें 10 बयान उन्होंने दिए। 8 बयान को ईडी छुपा लेती है जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे। 2 बयान जिसके बाद बेटे को, राघव रेड्डी को, जमानत मिल जाती है, वो बयान कोर्ट के सामने लगाती है। हमारे वकील कहते हैं, भाई 8 बयान आपने छिपाया क्यों है, दिखाइए। इसी मार्च के महीने में आदेश हुआ, कोर्ट ने कहा भाई बिल्कुल ठीक है, ये आरोपी का अधिकार है,
अगर कोई सबूत आपने उसके खिलाफ इकट्ठा किया है तो उसके वकील को दिखाइए। वकीलों ने जब वो कागज देखे तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने देखा कि शुरुआती बयान अरविंद केजरीवाल का नाम बिल्कुल नहीं, और जैसे ही अरविंद केजरीवाल का नाम वैसे ही उसको जमानत। अब आते हैं शरद रेड्डी पे। शरद रेड्डी 9 नवंबर 2022 को उसके यहां छापा पड़ता है ईडी का। 10 नवंबर 2022 को उसकी गिरफ्तारी होती है और 25 अप्रैल तक वो जेल में रहता है। इस दौरान 12 स्टेटमेंट वो देता है। अंतिम के 10 स्टेटमेंट ईडी छिपा लेती है। शुरू के 10 स्टेटमेंट ईडी छिपा लेती है। अंतिम के 2 स्टेटमेंट को कोर्ट में लगाती है और वो अंतिम के 2 स्टेटमेंट केजरीवाल के खिलाफ होते हैं। उसके बाद उसको बेल मिल जाती है कमर दर्द के नाम पर। चौथे बयान है सी अरविंद के। वो कहता है मैं सिसोदिया जी का सेक्रेटरी हूं, मैं गया मुख्यमंत्री के दफ्तर पे, वहां सिसोदिया जी को हमने एक ड्राफ्ट दिया। ये कौन सा घोटाला है भैया? एक मंत्री को उसका सेक्रेटरी कोई कागज पकड़ा रहा है, इससे मुख्यमंत्री का क्या लेना देना? कौन सा घोटाला है ये? अब अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शरद रेड्डी वो शख्स है जो 10 नवंबर को गिरफ्तार होता है और 15 नवंबर को 5 करोड़ की नजराना पेशगी भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाता है और अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ की रिश्वत बीजेपी को देता है। तो शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर से लेकर पांव तक भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले में डूबी हुई है। जांच बीजेपी की होनी चाहिए, पूछताछ बीजेपी के नेताओं को इससे होनी चाहिए, गिरफ्तारी बीजेपी के नेताओं की होनी चाहिए। कोई एलजी ने अब तक इस पे चिट्ठी नहीं लिखी, कोई भाजपा ने इस पे अब तक बयान नहीं लिखा। इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूं, बीजेपी का नारा है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। मोदी जी की एक ही गारंटी है, किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बीजेपी में शामिल करूंगा। संजय जी, ये आपका आरोप है, निश्चित रूप से आपके तर्क हैं, इसमें तथ्य हैं कि 55 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह आपके आरोप हैं, लेकिन इस पर कोई एजेंसी अभी न मुकदमा शुरू कर रही है न उसकी जांच कर रही है। जैसा कि आप कह रहे हैं सत्ता कि में, बिल्कुल ठीक है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस पे एलजी को जांच बिठानी चाहिए, उसके बाद इसको मामला आगे जाना चाहिए, ईडी को इसमें जांच करनी चाहिए। आपके आरोप हैं, आपके तथ्य हैं, ईडी की अपनी बात है, उसके अपने तथ्य हैं। मामला विचाराधीन है, अदालत में है, निश्चित रूप से इसका फैसला आएगा और सत्य क्या है वो सामने आएगा। ये चीज अदालत पे छोड़ देते हैं। आपने कहा मामला अदालत में विचाराधीन है, ईडी कोई जज नहीं है, मोदी जी भी जज नहीं है, बिल्कुल ठीक, बीजेपी के प्रवक्ता भी जज नहीं है, उनके नेता भी जज नहीं है। जज कौन है? अदालत में बैठे हुए जो माननीय न्यायाधीश हैं वो जज हैं। पीएमएलए सेक्शन 50 क्या है? किसी की भी गवाही होती है तो ईडी के अधिकारी कहते हैं देखो भाई, ये सेक्शन 50 के तहत बयान दे रहे हो आप, इसमें झूठ बोलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक बात। और ईडी का दफ्तर कोई, आशुतोष जी, कोई ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं कि वहां आपने कागज सजा के रखा हुआ है, ना रद्दी की टोकरी का घर है कि आपने कागज सजा के रखा है। आपने अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं तो उनको दोषी साबित करने के लिए ही इकट्ठा किए हैं, निश्चित रूप से। और आप अगर निष्पक्ष जांच एजेंसी हैं तो वो सारे कागजात माननीय अदालत के सामने रख लीजिए। माननीय अदालत ये तय करेगी कि किस कागज पे हमें विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है। ईडी तो जज है नहीं, आपने छिपाया क्यों? बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी मंशा पवित्र और साफ है तो आपने क्यों छिपाया? निश्चित रूप से सेक्शन 50 के तहत सभी बयान इस आधार पर दिए जाते हैं कि आप झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते। 164 के बयान के बराबर उसका महत्व है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के बराबर सेक्शन 50 में दिए गए बयान का महत्व है। बिल्कुल ठीक है। तभी मैंने कहा कि बातें दोनों तरफ की हैं, मामला अदालत में है, फैसला आएगा, सत्य सामने आएगा। इन सभी विषयों को थोड़ा सा हम अब विराम देते हैं और बात करते हैं राजनीति की। चूंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी को बहुत ही शुरू से ही
देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके बनाने, उठाने और थान में आपका बड़ा हाथ रहा है। तो दिल्ली की सियासत इन दिनों काफ़ी जो है चर्चा में है। दिल्ली की सरकार जिसको विश्व स्तर पर आप लोगों ने प्रस्तुत किया, चाहे वो स्वास्थ्य का मॉडल रहा हो, चाहे वो शिक्षा का मॉडल रहा हो, चाहे वो बिजली मुफ्त और पानी मुफ्त की बात रही हो, चाहे वो आपकी बात बस सेवा महिलाओं के लिए मुफ्त रही हो, तरह तरह की चीज़ों को लेके आपने एक मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन क्या इस समय संकट की स्थितियां नज़र नहीं आती हैं? अभी आप चूंकि जेल में थे और जमानत पे बाहर आए हैं, उसके पहले स्थितियां ऐसी हो गई थी, लग रहा था क्या होगा। तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली की सियासत इस समय किस स्थिति में है? क्या संकट की स्थिति लगती है आपको? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाल दिया इन्होंने, कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमारे सारे कार्यकर्ताओं के लिए एक ये पीड़ा का विषय है, केजरीवाल साहब के परिवार के लिए पीड़ा का विषय है। और मैंने तो आपको बताया कि जब उस दिन मैं जेल से छूटने के बाद मिलने गया तो मैंने सुनीता भाभी की आंखों में पहली बार आंसू देखा। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी पिछले 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित हैं जिसमें उनका लंबे समय से इलाज चल रहा है। उनके पति को हफ्ते में एक दिन बड़ी लड़ाई के, कानूनी लड़ाई के बाद एक दिन मिलने की इजाज़त मिली। इन परिवारों को जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो सत्येंद्र जैन की 36 किलो उनका वजन कम हो गया, इसका हिसाब लेगी दिल्ली की जनता। इनके आंसुओं का हिसाब लेगी दिल्ली की जनता। और हमने तो नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से दीजिए आप। आज की तारीख में अगर आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, अगर मोदी जी वास्तव में 400 पार हो रहे होते तो ऐसा काम क्यों करते? निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करना, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज करना, इसका मतलब ये झूठे नारे गढ़ने में मास्टर हैं। बंगाल में बोले 200 पार, मिजोरम में बोले 21 पार, 1 सीट आई। क्या क्या ये नहीं करते हैं? दिल्ली में बोल रहे थे 45 पार, 8 सीट आई। हरियाणा में कह रहे थे 75 पार, वहां 40 सीट आई। तो वहां महाराष्ट्र में भी बोल रहे थे 200 पार। तो बीजेपी झूठे नारे गढ़ने में मास्टर है। और मेरा अपना विश्वास है कि अगर मजबूती से इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ेगा तो 2024 के चुनाव में एनडीए हारेगी, बीजेपी हारेगी, मोदी जी हारेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये कार्रवाइयां कहीं ना कहीं मोदी जी की घबराहट को भी दर्शाती हैं। संजय जी, लोकसभा चुनाव पे अभी हम 2-4 सवाल और करेंगे आपसे, लेकिन मैं अभी दिल्ली पे बात कर रहा था। चूँकि अभी आपके आने से पहले ही आपकी सरकार की मंत्री ने कहा कि अभी 2 मंत्रियों को और गिरफ्तार किया जाएगा। अब आप देखिए स्थिति कैसी बन रही है। मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में, डिप्टी सीएम थे, इस्तीफा दिया उन्होंने, मनीष सिसोदिया जी वो हैं, सत्येंद्र जैन जी वो जेल में, 2 मंत्री और जेल में चले जाते हैं अगर, जैसा कि आपकी मंत्री ने ये बयान दिया आके कि अब 2 गिरफ्तारियां और होंगी, जिसमें कि हम 2 मंत्री हैं, उन्होंने नाम लिए और बताया हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये 2 गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, क्या होगा ही नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो दिल्ली में स्थिति बड़ी संकटपूर्ण हो जाएगी, संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा। क्या लगता है आपको, ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, बीजेपी से आप ऐसी ही बातों की उम्मीद कर सकते हैं। किसी ने उम्मीद किया था कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेंगे? किया इन्होंने, लेकिन केजरीवाल जी कहते थे कि ये गिरफ्तार कर लेंगे, बार बार कहते थे। कहते थे भाई कारण बताओ किस लिए बुला रहे हो, पूछताछ तो मकसद है नहीं, हमें गिरफ्तार करना मकसद है। वही बात सच हुई। उसी दिन 21 मार्च को कोर्ट के अंदर सरकारी वकील ने, एएसजी ने कहा, पता नहीं केजरीवाल साहब को क्यों लगता है कि हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे, हम तो इनको सम्मान दे रहे हैं, आइए और पूछताछ में शामिल होइए। और हकीकत क्या निकली? उसी दिन गए, 2.5 घंटे की पूछताछ की और गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तारी किसी की भी ये कर सकते हैं। आज इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि किसी की भी गिरफ्तारी कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन के कोख से जन्मी हुई पार्टी है। जितना ये हमारा उत्पीड़न करेंगे उतना 4 गुना ज्यादा मेहनत से हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपको।
संजय जी, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, हालांकि थोड़ा समय है दिल्ली में, लेकिन 7 सीटें हैं यहाँ, इंडिया गठबंधन है जो, उसमें आप लोग मिलकर लड़ रहे हैं। क्या लगता है 7 सीटों पे जहाँ भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है, आपकी स्थिति क्या होगी? इस गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं, क्या वो जीत के सामने आएंगे? निश्चित रूप से आएंगे, और अभी तो हम ये पूरा सच जो मैंने आपके सामने भी बताया इसको लोगों तक पहुंचाएंगे, और एक बड़ा अभियान चला के हमारा प्रयास होगा कि हम यहाँ पे सभी सीटें जीतें। बात करते हैं पंजाब की, वहाँ भी आप अकेले लड़ रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ पर आपके अभी एक साथी छोड़ के चले गए, तो चीज़ें वहाँ पर अभी ऐसी नहीं लगती कि हाथ में हैं। वहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, क्या रणनीति वहाँ की है? आप प्रभारी भी रहे हैं वहाँ पर। ऐसा है कि आपको खुद से तय करना होता है कभी कभी जब ऐसे क्षण आते हैं कि आप किस रूप में चाहते हैं कि आपको याद किया जाए, एक कायर के रूप में या एक बहादुर के रूप में, क्योंकि इसका मूल्यांकन तो इतिहास करेगा, भविष्य का इतिहास करेगा। आपने अगर घुटने टेक दिए तो आपको कोई अच्छे रूप में याद नहीं करेगा। तात्कालिक फायदा आपको जरूर हो सकता है, आप सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। बहरहाल वो बीजेपी में क्यों गया रिंकू और उसके साथ एक विधायक, ये मेरी अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। पंजाब में क्या है बीजेपी का? लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उस पर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जनता इन बातों को देख रही है और समझ रही है और जवाब देगी। यहाँ पर एलजी और दिल्ली सरकार की तकरार चली आ रही है, लेकिन इस समय स्थिति काफ़ी गंभीर है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे मंत्री आपके जेल में हैं, तो स्थितियाँ यहाँ पर सरकार में उतनी कायदे से मजबूत नहीं नज़र आती हैं। क्या लगता है दिल्ली की जनता को, अगर ये चीज़ें ऐसी ही बनी रहीं, कोई नया चेहरा देना पड़ेगा, नई कमान देनी पड़ेगी? क्या लगता है आपको? क्यों देनी पड़ेगी? 3 बार प्रचंड बहुमत से एक व्यक्ति को, अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। वो बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा पे, 1000 रुपए की आर्थिक सहायता पे काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बेहतरीन सरकार चला रहे हैं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मणिपुर का जो इनका मुख्यमंत्री है, जो 1 साल से हिंसा की आग में झोंके हुए हैं मणिपुर को, जहां पर एक कारगिल फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाता है, वो माला पहन लेगा और उसको कंधे पे बीजेपी बिठा के घुमाएगी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुचल देगा, वो देश का गृह राज्य मंत्री रहेगा। तो बीजेपी से हमें नैतिकता नहीं सीखनी है, ये मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ। संजय, बीजेपी से नैतिकता सीखने न सीखने की बात बिल्कुल अलग है, लेकिन व्यवहारिकता में अगर आप देखेंगे तो जेल में रहते हुए भले आप मजबूत विश्वास है और आपको लगता है जनता पूरी तरह साथ है, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें तो निश्चित रूप से आएंगी ही। देखिए, मैं खुद जेल में रह के आया हूं 6 महीने। व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसका भी समाधान है। मैं तो खुद बता रहा हूं, ये जो लेटर की बात की जा रही है कि आप लेटर कैसे लिखेंगे, कैसे निर्देश देंगे, 3 तरह के लेटर मैंने खुद लिखे हैं जेल से। एक, किसी का भी पत्र आए उसका जवाब देना, या अपनी तरफ से किसी को पत्र लिखना, तो उसकी संख्या असीमित है। ठीक है। जितनी चाहे आप चिट्ठी लिखिए, जितनी चाहे आपके पास चिट्ठी आए। दूसरा लेटर है सरकारी लेटर, उसको सुपरिंटेंडेंट या डीएस अटेस्ट करता है, वो लेटर का आदान प्रदान हो सकता है। तीसरी चिट्ठी है कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी, जिसके लिए आपको कोर्ट की अनुमति लेनी होती है। कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी जा सकती है, कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी आ सकती है। मैंने जेल से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो एलजी से बहुत बड़े हैं, उनको चिट्ठी लिखी, और मैंने जेल से ही शपथ लिया, चुनाव के लिए अपना नामांकन किया। जेल से ही मैंने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, उनको अपना जवाब सील्ड कवर लेटर में कोर्ट के आदेश के बाद भेजा, और सील्ड कवर लेटर में ही पार्लियामेंट की चिट्ठियां प्राप्त की। मैंने तीनों चीजें आपको बता दी। बिल्कुल ठीक है। और इससे भी बढ़कर सुब्रतो राय सहारा को ऑफिस की फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी, मीटिंग करने की फैसिलिटी, ऑफिस में चेयर, मेज, इन सब की फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई थी। बिल्कुल ठीक है। तो एक निर्वाचन, अगर जब तक मान लीजिए केजरीवाल जी जेल में हैं, ये सुविधाएं उनको उपलब्ध कराइए आप। बिल्कुल ठीक है। जब चंद्रा ब्रदर्स को मिल सकता है, सुब्रतो राय सहारा को मिल सकता है,
तो केजरीवाल जी को क्यों नहीं मिल सकता? बिल्कुल ठीक है। अदालत के आदेश पे ही आपके लिए भी शपथ की व्यवस्था हुई, अदालत के आदेश पर सुब्रतो राय सहारा के लिए भी ये सारी चीज़ें मुहैया कराई गई। अदालत के आदेश पर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही अगर अदालत ऐसा कहती है कि भाई वो वहां रह के अपनी सीएम की जिम्मेदारी निभाएं, तो निश्चित रूप से सारी अदालत तो 3 बार कह चुकी कि भाई हम इस्तीफा देने के मामले में आपकी याचिका को नहीं सुनेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो एक अलग चीज है। और वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की जिम्मेदारी निभाएं वो और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इसके लिए आदेश देना एक अलग बात है। ऐसा होने पर ही सीएम वहां से अपनी सरकार चला सकते हैं निश्चित रूप से। लेकिन ऐसा होगा ये पता नहीं। लेकिन वो जेल में हैं और सरकार अभी उनकी है, वो मुख्यमंत्री हैं और चीजें अभी स्थिति ऐसी है कि सब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या नहीं लगता आपको कि निश्चित रूप से इस पे कोई चेहरा सामने लाना चाहिए? जैसा कि बीच में बात ऐसी आने भी लगी थी कि सुनीता जी इस चीज़ को जिम्मेदारी को संभालेंगी, वो भी काबिल हैं और चीज़ों को संभाल सकती हैं, या फिर कोई वरिष्ठ और नेता इस चीज़ को संभालने के लिए आगे आ सकता है। आप आए आप बाहर तो आपको लेके बातें होने लगी कि हो सकता है अब आप कमान संभाल लें। क्या लगता है आपको कि भाई दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं ये जानना चाहती है? दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को मैंडेट दिया है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत दिया है 3 बार। तो उनके मुख्यमंत्री जब अच्छा काम कर रहे हैं और पार्टी का यह आधिकारिक स्टैंड है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। दिल्ली की जनता ने सर्वे के जरिए बताया कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो तय बात है कि मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे और वहीं से ही सरकार चलेगी। बिल्कुल। आगे जो कुछ भी होगा सब आदेश निर्देश जेल से ही आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने हमसे बातचीत की, वक्त निकाला। नमस्कार।